बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। F3 के बारे में आम तौर पे समझते हैं लोग कि ये बहुत आसान सब्जेक्ट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, खुसूसन जिन्होंने FA1 FA2 किया होता है या जिन्होंने आईकॉम किया होता है वो समझते हैं इट्स वेरी इजी टू सॉल्व इट, और फिर ठक 48-49 नंबर पे फेल हो जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि 48-49 नंबर पे फेल हो जाते हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अच्छे नंबर लेना चाहते हैं F3 में उनके लिए भी वीडियो है कि फोकस में, आपको पता है मैं फोकस पे काम करता हूँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता किसी स्टूडेंट का भी। तो बात करेंगे। अच्छा, इसमें मैंने F3 के अंदर सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपको बता दूँ कि इसमें मैंने एक वर्कबुक ढूंढी है कैप्लॉन की। वो वर्कबुक अगर किसी के पास है तो इट्स गुड, नहीं है तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे मंगवा सकता है। तो कैप्लॉन की वर्कबुक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइटेड चीज़ें हैं इसमें, बहुत प्यारी खूबसूरत डायग्राम दी हुई हैं। थ्रेटिकल फ्रेमवर्क को काफ़ी हद तक इस बुक में कवर किया गया है, और किसी के पास नहीं है और वो चाहता है कि F3 कैप्लॉन की वर्कबुक उसको मिल जाए, तो वो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नीचे फ़ोन नंबर आ रहा है, व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, आप उस पर रब्ता करके मंगवा सकते हैं। तो सबसे पहले F3 की कैप्लॉन वर्कबुक आपको करनी चाहिए और उसको देखना चाहिए, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए कि कैप्लॉन की वर्कबुक में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। आपको 12 चैप्टर्स 10 to 12 चैप्टर्स इसके आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। इसके बाद मैं वीडियो सिर्फ 10 to 12 चैप्टर F3 की बनाने वाला हूँ। इसके बाद आप नीचे या ऊपर स्क्रॉल करके देखिएगा, आपको F3 की 10 to 12 चैप्टर्स की वीडियो जरूर मिलेगी। तो वो मैं आज ही रिकॉर्ड करूंगा, इसलिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। वो एक अलग सी वीडियो है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा टॉप 10 to 12 चैप्टर्स। तो ये आपके वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे दो गुजारिशें थी कि कैप्लॉन की वर्कबुक पे थोड़ा सा तवज्जो दें और टॉप 10 to 12 चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करें। और आइडेंटिफाई अगर आपसे नहीं हो रहे तो वो आपको इसके बाद वीडियो मिल जाएगी, और आपको उसमें काफ़ी हेल्प आउट होएगा कि 12 चैप्टर कौन से हैं। उसमें से भी मैंने माइक्रो 6 चैप्टर्स को देखा है कि उनमें से उन 12 में से 6 चैप्टर कौन से इंपॉर्टेंट है। सो ये दो आपको वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश थी कि आप इस दो चीज़ों के ऊपर तो जो है थोड़ी सी आप वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के अंदर क्या है, वीडियो के अंदर ये है कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जो कि आपको करने चाहिए। आप जैसे आपने देखा हाउ टू पास F3, जैसे मैंने अपने टाइटल में भी लिखा F3 को कैसे पास किया जाए। तो इसकी जब तक आप फोकस एरिया या हाईलाइटेड एरिया जिसको बोलते हैं उसके ऊपर अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो आपको हाईलाइटेड एरियाज के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब मैं प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। नंबर 1 हाईलाइटेड एरिया है कि आपको डिफरेंट कंसेप्ट पे बात करनी पड़ती है। F3 के अंदर बहुत मटेरियल होता है और स्टूडेंट्स को इजी समझते हैं और वो मार खा जाते हैं। यहाँ पे मैं उन हाईलाइटेड एरियाज के बारे में बात करूंगा जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक स्टूडेंट इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नंबर 1 कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस है। प्रूडेंस का कंसेप्ट आमतौर पे नॉर्मल स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, तो मैंने ये बहुत देखा है। प्रूडेंस का कंसेप्ट स्टूडेंट्स को आना चाहिए। कंसेप्ट ऑफ रेलिवेंस ये नहीं पता होता। सेकंड नंबर पे कंसेप्ट ऑफ डिस्क्लोजर, आपको इस पे मेहनत करनी चाहिए। कंसेप्ट ऑफ डिस्क्लोजर क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये थ्रेटिकल फ्रेमवर्क को कैसे कवर करता है, न्यूमेरिकल फ्रेमवर्क को कंसेप्ट ऑफ डिस्क्लोजर कैसे कवर करता है। तो ये आपको इसमें काम करने की जरूरत है। तो ये 3 कंसेप्ट जो मैंने शुरू में बताया इसको बहुत अच्छे तरीके से देखो, बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करो। जैसे प्रूडेंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ओवरस्टेटेड अंडरस्टेटेड क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको देखो। उसके बाद नेक्स्ट है क्वालिटेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्वालिटेटिव प्रैक्टिसेस कौन कौन सी है उसको देखो। उसके अलावा डिफरेंट फॉर्मेट्स मैंने बताए हैं कि डिफरेंट 5 से 6-7 फॉर्मेट्स हैं जो कि पूरी F3 को कवर करते हैं। वो फॉर्मेट कौन कौन से हैं, फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट आपको आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। रिपोर्टिंग सिस्टम जो है, जो रिपोर्ट सिस्टम के लिहाज से है, फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट उसको आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, इसका फॉर्मेट प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। जैसे कैश फ्लो के अंदर डिफरेंट है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो आपको आना चाहिए। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग यानी पैसा इकट्ठा कैसे करना है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो ये डिफरेंट कैश फ्लोज के अंदर फॉर्मेट्स हैं। उसके बाद फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, फॉर्मेट ऑफ ट्राई बैलेंस्ड स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, ये आपको आने चाहिए। तो आपको इस पर फोकस करना चाहिए। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय IFRS क्या होता है एंड IASB का क्या फंक्शन है हमारी F3 के अंदर, बल्कि पूरी अकाउंटिंग के अंदर इसका क्या फंक्शन है, और ये कौन है, ये बॉडीज हैं, अथॉरिटीज हैं, क्या है। उसके अलावा डिफ्रेंशिएट बिटवीन इनवाइस एंड वोचर, आपको इनवाइस एंड वोचर के ऊपर डिफ्रेंशिएशन का पता होना चाहिए कि इनवाइस किसको कहते हैं, वोचर किसको कहते हैं, इसका डिफरेंस क्या है। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट
एंड सेटलमेंट डिस्काउंट, यानी ट्रेड डिस्काउंट किसको बोलते हैं और सेटलमेंट डिस्काउंट किसको बोला जाता है, उसको ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सेटलमेंट डिस्काउंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही पता है लोगों को और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पता है, लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नहीं पता होता, तो इसको बच्चे पता कराओ जल्दी से। इसके अलावा आपके पास कैपिटल लॉस क्या होता है, कैसे आता है, इसकी ट्रांजैक्शन कैसे आती है, कैपिटल प्रॉफिट कैसे आता है, इसकी ट्रांजैक्शन कैसे आती है। उसके बाद सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का नहीं पता होता, ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा फोकस करना चाहिए आपको डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, यानी एक कंसेप्ट है ये डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, ये डेप्रिसिएशन के चैप्टर के अंदर कंसेप्ट आपको मिल जाएगा, डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर डिस्पोजल कैसे करते हैं, इसकी एंट्रीज क्या है, नॉन करंट डिस्पोजल की मुख्तलिफ एंट्रीज भी हैं, आपको ये प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। उसके अलावा डिस्पोजल थ्रू पार्ट एक्सचेंज एग्रीमेंट्स के जरिए से भी होता है, यानी पार्ट एक्सचेंज एग्रीमेंट्स के जरिए से डिस्पोजल का क्या कंसेप्ट है, ये आपको मजबूती से आना चाहिए। उसके बाद अगली बात देखें, रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स की रीवैल्यूएशन हम किस तरह से करें और रीवैल्यूएशन को किस तरह से करें, रियलाइजेशन अकाउंट को किस तरह से लेके चलें, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद सरप्लस का कंसेप्ट आपके पास आना चाहिए कि सरप्लस आपने कैसे फाइंड आउट करना है, एरर्स ऑफ फॉर एग्जांपल सॉरी एंट्रीज ऑफ अक्रूड एंड प्री पेमेंट्स का कंसेप्ट आपको आना चाहिए कि अक्रूड एंड प्री पेमेंट्स की एंट्री हम कैसे करें और उसको किस तरह से एडजस्टमेंट करें, इसके मेन कंसेप्ट क्या है, ये भी आपको चाहिए। इसके अलावा एंट्रीज ऑफ डिस्पोजल अकाउंट्स, डिस्पोजल अकाउंट जैसे मैंने पहले बताया आपको, इसकी डिस्पोजल अकाउंट्स की एंट्री नॉर्मल स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, तो उसको प्रॉपर तरीके से करो। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन अलाउंसेस एंड प्रोविजंस, अलाउंसेस का भी नहीं पता, प्रोविजंस का भी नहीं पता, क्यों नहीं पता, पता कराओ बेटे। डिफरेंशिएट बिटवीन अलाउंस एंड प्रोविजन, आमतौर पर इसको एक ही समझा जाता है, इसमें कोई शक नहीं, F3 के अंदर अलाउंस एंड प्रोविजन को एक ही समझा जाता है, इसकी कैलकुलेशन में भी कोई फर्क नहीं, बट कंसेप्चुअली फर्क है, कंसेप्चुअली फर्क है। उसके अलावा ओवर प्रोविजन एंड अंडर प्रोविजंस, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको प्रॉपर तरीके से देखो, इसकी एंट्रीज भी होती हैं अंडर प्रोविजंस की, ये नॉर्मल स्टूडेंट्स को नहीं पता होता एंट्रीज की कौन कौन सी हैं। उसके बाद इंक्रीज इन अलाउंसेस एंड डिक्रीज इन अलाउंसेस क्या होते हैं, यानी अलाउंसेस को हम कैसे इंक्रीज करें, कैसे डिक्रीज करें, इसके बारे में पता कराओ। उसके बाद कॉमन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स कौन सी हैं, इसका कंसेप्ट क्या है, इसको ऊपर फोकस करो हमेशा। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में क्या फ़र्क होता है, इसका पता कराओ कि ये एक ही है कि बिल्कुल डिफरेंट है। उसके अलावा रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स का कंसेप्ट पता हो कि व्हाट इज मेंट बाय रिटेन अर्निंग्स होती है, अगर आपको कैलकुलेशन रिटेन अर्निंग करनी पड़ जाए तो कैसे करेंगे। उसके बाद कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट का नहीं पता कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट को हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, इसके अंदर प्रॉफिट लॉस को उनको कैसे निकालते हैं। इसके अलावा डिस्काउंट्स एंड सेल्स टैक्स का नहीं पता होता कि डिस्काउंट्स को कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इनपुट आउटपुट टैक्स में क्या फ़र्क होता है, इसका पता कराओ। सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन में खसूसी तवज्जो दो, आपको ये पता होना चाहिए, और पेपर कई दफ़ा सेल्स टैक्स में से बहुत ज़्यादा आ जाता है, या अपने टीचर से पूछेगा तो आप वो मेरी बात को कहेंगे कि ये बंदा बिल्कुल ठीक बात कर रहा है कि सेल्स टैक्स में से काफ़ी पेपर आ जाता है, तो आपको इस पर करना है। जैसे मैंने पहले बताया इनपुट आउटपुट टैक्स में भी करना, तो आपको वो करना पड़ेगा इनपुट आउटपुट टैक्स के लिहाज से काम, उसकी एडजस्टमेंट्स आपको देखनी पड़ेंगी। उसके अलावा हाउ टू मैनेज कंट्रोल अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट को कैसे मैनेज करते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से देखो। डिफरेंशिएट बिटवीन लेजर अकाउंट एंड कंट्रोल अकाउंट, नॉर्मल स्टूडेंट समझते हैं लेजर कंट्रोल अकाउंट एक ही है, एक नहीं है, इसमें डिफरेंस है और प्रॉपरली डिफरेंस है, आपको ये पता होना चाहिए, इसको फोकस करो। उसके बाद कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टिजेंट एसेट्स क्या क्या होते हैं, इसके ऊपर पूरी मेहनत करो कि कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज कौन सी हैं, कॉन्टिजेंट एसेट्स कौन कौन से हैं, इसके ऊपर मेहनत करो। उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के कौन कौन से रूल्स हैं। उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ऐड और लॉस मेथड, ऐड और लेस मेथड अलग है और डेबिट एंड क्रेडिट मेथड अलग है, इसको देखो, उसका डिफरेंस देखो। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज मेंट बाय मैचिंग कंसेप्ट, यानी मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है, इसमें रेवेन्यू एक्सपेंसेस के साथ हम कैसे मैच करते हैं, और उसके बाद गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है, इसको हम किस तरह से मैच करते हैं। तो
मैचिंग कंसेप्ट एंड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अंदर प्रॉपरली आपको डिफरेंशिएट पता होना चाहिए। आमतौर पर स्टूडेंट्स इसको बड़ा इजी लेते हैं। जैसे एक कंसेप्ट है रियलाइजेशन कंसेप्ट का, ये भी आमतौर पर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि रियलाइजेशन कंसेप्ट अकाउंटिंग के अंदर इसकी क्या वैल्यू है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स, जैसे मैंने पहले ही बता दिया। उसके बाद डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट, उसको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए डेप्रिसिएशन क्या होती है। डिप्लीशन नहीं पता होता, मैं बड़ा हैरान होता हूँ स्टूडेंट्स को देख के कि डिप्लीशन का नहीं पता, डिप्लीशन का नहीं पता, डिप्लीशन के कंसेप्ट को फोकस नहीं करते स्टूडेंट्स आमतौर पे। ऑब्सोलिसेंस का नहीं पता होता कि व्हाट इज मेंट बाय ऑब्सोलिसेंस, ऑब्सोलिसेंस को क्या कहते हैं, इसको कंसेप्चुअली किस तरह से इसको डील करते हैं, ये कैसे डेप्रिसिएशन के अंदर वर्कआउट करता है, इसका नहीं पता होता। उसके बाद तीन तीन नाम हैं डेप्रिसिएशन के, डेप्रिसिएशन मेथड्स के। जैसे डेप्रिसिएशन मेथड के एक मेथड है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, अब इसके दो नाम और भी हैं, जैसे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड इसका नाम है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड नाम है, और इसी तरह से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसके तीन तीन नाम हैं। तो इनके तीन तीन नाम की आपको याद होनी चाहिए। आमतौर पर स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि तीन तीन नाम कैसे याद करें। बेटा याद करना पड़ेगा, मजबूरी है, इसके अलावा कोई हल नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा इशूड कैपिटल का नहीं पता कि इशूड कैप, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज का कंसेप्ट है और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आमतौर पर स्टूडेंट्स को नॉलेज कम होता है। इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये नहीं पता होता। ये मेहरबानी करके पता करवाएं इसको और इस पर फोकस करें। उसके बाद अर्निंग ऑफ राइट शेयर्स, अर्निंग ऑफ इशूइंग शेयर्स आप कैसे करते हैं, इसकी एंट्रीज कैसे करते हैं, राइट शेयर्स की एंट्री क्या होती है, इशूइंग ऑफ शेयर्स की एंट्री कैसे होती है। उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या होती है। उसके अलावा लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के अंदर कौन कौन से कंसेप्ट हैं, और उसके अंदर एक होती है कंपनी लिमिटेड कंपनी बाय लायबिलिटी, एक होती है लिमिटेड कंपनी बाय गारंटी। इसका डिफरेंस नहीं पता, डिफरेंस अच्छे तरीके से अपने आप को इक्विप करो। उसके अलावा ऑर्डिनरी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर क्या डिफरेंस है, ये आमतौर पर स्टूडेंट्स को इसको इग्नोर कर देते हैं। मैंने बड़ा हैरान होता हूँ क्योंकि ये शेयर्स वाला खुसूसन जो एरिया ना आमतौर पर स्टूडेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। उसके अलावा आप ये देखो रिडीमेबल शेयर्स कौन से हैं, इरिडीमेबल शेयर्स कौन से हैं, रिडीमेबल डिबेंचर कौन से हैं, इरिडीमेबल डिबेंचर्स कौन से हैं, तो इनको अच्छी तरह से देखो। उसके बाद लोन नोट्स कौन से हैं। उसके अलावा आपके पास एंट्रीज आनी चाहिए, किन की एंट्रीज, डिबेंचर्स की एंट्री आनी चाहिए, प्रेफरेंस शेयर्स की एंट्री आनी चाहिए, ये एंट्रीज आप फोकस करो। उसके बाद टाइप ऑफ एरर्स कौन से होते हैं, यानी जैसे एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है, कंपेंसेटिंग एरर्स है, आपके एरर ऑफ ओवर कॉस्टिंग है, एरर ऑफ अंडर कॉस्टिंग है, जिसको ट्रांसपोजिशन एरर भी कहा जाता है। सस्पेंस अकाउंट का नहीं पता होता आमतौर पर, सस्पेंस अकाउंट को पता कराओ और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पता कराओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंटरप्रिटेशन हम किस तरह से करते हैं उसके बारे में देखो। ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर फोकस करो कि ROCE हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका फार्मूला क्या है, ROCE के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, कैपिटल एम्प्लॉयमेंट को हम किस तरह से कैलकुलेट करें, डेबिट नोट क्रेडिट नोट को कैसे कैलकुलेट करें, इसको प्रॉपर तरीके से देखो। ROI क्या होता है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसकी कैलकुलेशन, इसका फार्मूला। ROCE का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ROI का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में स्टूडेंट्स वीक है। उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का फार्मूला नहीं आता, लिक्विडिटी रेशियो का फार्मूला नहीं पता होता, एफिशिएंसी रेशियोज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, पोजीशन रेशियोज कौन कौन सी होती हैं। ये मैं बड़ा हैरान हूँ कि इनके अंदर इन रेशियोज के अंदर कौन कौन से फार्मूले आते हैं, ये आमतौर पर स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, तो इसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो क्या होती है, इसका फार्मूला क्या है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो का। उसके अलावा मार्कअप रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, फिर ROCE, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, ROCE आपको बार बार आना चाहिए। ROCE और ROI ये दोनों फार्मूले कर लो याद। उसके बाद नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन रेशियोज, यानी डिफरेंट रेशियोज का आपस में कैसे ताल्लुक है, जैसे सिंपल रेशियोज होती हैं, टर्नओवर रेशियोज होती हैं, उनका ताल्लुक है आपस में। क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो, ये आमतौर पर स्टूडेंट समझते हैं तीन लेते हैं, तीनों एक ही हैं, एक के तीन नाम है। उसके अलावा इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड का फार्मूला क्या है, गियरिंग रेशियोज के अंदर कौन कौन सी रेशियोज आती हैं, यानी उसके अंदर कौन सा फार्मूला आता है। हाई एंड लो गियरिंग किसको बोलते हैं, यानी हाई गियरिंग हो तो क्या कहते हैं कैलकुलेशन, और अगर लो गियरिंग हो उसका बेसिकली कंसेप्ट क्या है, उसको आपको फोकस करना पड़ेगा हाई एंड लो गियरिंग के लिहाज से। उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन सिंपल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यानी सिंपल इन्वेस्टमेंट क्या होती है और ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ये इसके कंसेप्ट को देखो। डिफरेंशिएट बिटवीन आपका इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट्स, ये दो फर्क है।
आमतौर पर स्टूडेंट समझते एक ही है, नहीं, इन्वेस्टमेंट अलग है, इन्वेस्टमेंट्स अलग है। ये करंट एसेट और फिक्स एसेट का चक्कर है। देखो जरा, फार्मूला ऑफ टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स का फार्मूला क्या है, फार्मूला ऑफ क्लोजिंग आर ई यानी रिटेन अर्निंग्स का फार्मूला क्या है। उसके अलावा नॉन कंट्रोलिंग एसेट्स को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो आपको आप ही कहते होंगे इतना कुछ नहीं है, ये इज़ वेरी इजी और आपको काफ़ी आसान आना चाहिए। इनमें से उम्मीद है कुछ चीज़ें आपको आती भी होंगी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ नहीं आता। तो वह कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हम कैसे करेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से देखो कि गुडविल की कैलकुलेशन हमको इस तरह से लेके चलते हैं। उसके बाद जो गुडविल कैलकुलेशन के अंदर आता है कंसेप्ट, व्हाट इज द इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल के अंदर इम्पेयरमेंट का कंसेप्ट है गुडविल एट एक्विजिशन, यानी कि जब कोई एक्विजिशन आ रही होती है तो उसके अंदर गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जाहिर बात है गुडविल के अंदर आपको पता है सेक्रीफाइस रेशियो भी इस्तेमाल होता है उसके कंसेप्ट के अंदर, तो वो आपको पता होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि आपको मजबूत तरीके से पता होना चाहिए। अच्छा, आप भी कहते होंगे इतनी चीज़ें बता दी हैं तो रह क्या गया, रह ये गया है कि आपको तैयारी करनी है इसकी। ये फोकस पॉइंट्स हैं, ये सारी बुक नहीं है। जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको पता है ये फोकस पॉइंट्स हैं, ये फोकस करने के लिए होते हैं। और अगर किसी को ये फोकस पॉइंट्स नहीं भी पता तो वो आप या तो बुक से ढूंढ लो, अगर बुक से नहीं मिलते तो बेटा गूगल पे बैठ जाओ, ये मेरी वीडियो लगाओ साथ और गूगल पे बैठो, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको पहले लिख लो, उसके बाद इसको गूगल करो। अच्छा, अब 3 चीज़ें बीच में रह गई हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होते हैं एंड हाउ टू रिमूव, यानी हम अनरियलाइज प्रॉफिट को कैसे लेकर चलेंगे, उसको रिमूव करने का तरीका क्या होगा। उसके बाद फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स एंड एक्विजिशन ऑफ लॉस, जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स होती है उसको, यानी ये सारी बात है, ये पार्टनरशिप शेयर्स के अंदर कंसेप्ट आते हैं कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स क्या होती है और एक्विजिशन लॉसेस क्या होते हैं। उसके अलावा एक्विजिशन ऑफ सब्सिडी पार्ट्स, यानी हम सब्सिडी पार्ट्स की जब एक्विजिशन करते हैं तो उसके अंदर हम किस तरह से कंसेप्चुअल चीज़ों को लेके चलते हैं। तो ये चीज़ें आपको जहन नशीन होनी चाहिए, जितनी भी मैंने बताई हैं ये सारी साथ साथ आपको पता साथ 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 चल रही हैं। आपको इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपको आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती, और जो चीज़ें नहीं आती वो आनी चाहिए। इसको लिख लो एक जगह के ऊपर, और अगर वर्कबुक किसी के पास नहीं है तो मेरे से मंगवा लें, मैं बार बार कह रहा हूँ। आप व्हाट्सएप करो, मैं आपको दे दूंगा फ़ौरन से पहले इंशाल्लाह ताला। पहले भी मैं काफ़ी लोगों को काफ़ी कुछ दे चुका हूँ। तो उसके अलावा आपको ये प्रॉपर तरीके से मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है, मेहनत के बगैर काम नहीं चलता। अगर आज आप F3 में मेहनत करोगे तो आप F7 में भी कामयाब हो जाओगे। F7 कंसेप्ट इस पूरी F3 के ऊपर है। F9 भी काफ़ी हिस्सा F3 के ऊपर डिपेंड करता है। F9 का नहीं बात है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ों का पता होना चाहिए। जितनी भी मैं चीज़ें लिखवाई हैं, मैं काफ़ी तेज़ बोला हूँ, मुझे पता है, मेरी यही आदत है। लेकिन मसला ये है कि मैंने वीडियो को जल्दी कवर करना होता, फिर भी 18-19 मिनट की वीडियो बन गई है। ठीक है, तो आपको इस पर फोकस करना, इस पर प्रॉपर तरीके से एडजस्टमेंट्स को देखना। टॉप 10 to 12 चैप्टर की वीडियो आगे है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो खुद ना सुनो, लोगों को शेयर करो। मेरी वीडियो को बेशक लाइक ना करो, ना सब्सक्राइब करो चैनल, बस लोगों तक पहुंचा दो। ठीक है, मेरा मकसद यहाँ पे सब्सक्राइबर बढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद ये है कि लोगों तक मेरा पैगाम पहुंचे।